हेलो एंड वेलकम। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आप जुड़े हुए हैं न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज 10 बजे देश भर की निगाहें टीवी पर थीं क्योंकि आज आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास कुछ उम्मीदें लेकर आ रहे थे। उम्मीदों के रूप में कुछ ऐलान थे उनके पास और इन ऐलानों के माध्यम से ये उम्मीद बन रही थी कि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने में कम से कम मदद मिलेगी, एक बूस्ट मिलेगा। क्या सच में ऐसा हुआ? क्या इन ऐलानों में ऐसा कुछ शामिल था जो इकोनॉमी को लेकर के अच्छी खबर कहा जाए? मेरे साथ इस पर बात करने के लिए एक्सपर्ट शरद कोहली इस वक्त जुड़े हुए हैं। इकोनॉमिस्ट हैं आप। और शरद, अपना माइक भी ले लीजिए। तो आज जब ऐलान किया तो सबसे पहले तो प्रमुख बातें क्या था जो कि उम्मीदें बंधाता है? अगर हम शुरुआत में देखें तो शुरुआत में तो थोड़ा सा उन्होंने पहले जो दुनिया की अर्थव्यवस्था आशा इस समय हाल है उसका जिक्र किया। जी जी। और मैं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के दर्शकों के लिए बता दूं जो लोग नंबर्स में इंटरेस्टेड रहते हैं कि सारी विश्व की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। मतलब हम अमेरिका में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में जितने लोग मिलकर कमाते हैं, कितना कमाते हैं साल में, क्या इकट्ठा हो जाता है? 90 ट्रिलियन डॉलर। 90 ट्रिलियन डॉलर विश्व की अर्थव्यवस्था है। ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था है इसमें। और इसमें से करीब 22 ट्रिलियन डॉलर तो अमेरिका की है। 15 ट्रिलियन डॉलर चाइना की है। बाकी जो है आप समझ लीजिए भारत का उसमें हिस्सा जो है 90 ट्रिलियन में करीब 3% है। अच्छा, मतलब 3%, 2.3%, 3.12 लगा लीजिए, पर हम 3% मान लेते हैं। ये भारत का उसमें योगदान है विश्व की अर्थव्यवस्था में। तो उन्होंने ये बताया और उन्होंने आईएमएफ का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने आईएमएफ का जो फोरकास्ट आया है जी, वो बहुत ही डराने वाला है कि इसमें विश्व की अर्थव्यवस्था का क्या हाल होने वाला है। तो उन्होंने कहा कि करीब करीब 9 ट्रिलियन डॉलर विश्व की अर्थव्यवस्था में से उड़ जाएगा, झटका लगेगा जी। तो इसका मतलब जो 90 ट्रिलियन की है आशा, वो गिर के 81 ट्रिलियन के करीब रह जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा, और मुझे तो खैर जानकारी है इसकी पर दर्शकों को शायद नहीं होगी, कि ये 9 ट्रिलियन डॉलर जापान और जर्मनी की अर्थव्यवस्था को आप मिला लें उसके बराबर है। हाँ। इतना बड़ा घाटा विश्व अर्थव्यवस्था को होने वाला है। तो उन्होंने पहली बात ये कही। उन्होंने दूसरा ये कहा कि आईएमएफ ने फोरकास्ट किया है आशा के जो विश्व की अर्थव्यवस्था है वो रिसेशन में चली जाएगी, -3% आ जाएगी। रिसेशन का मतलब होता है बजाय बढ़ने के वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगी। पर उसमें भारत एक चमकता हुआ सितारा रहेगा। भारत की अर्थव्यवस्था 1.9% से बढ़ेगी। हालांकि मैं ये भी कहूंगा साथ में कि अलग अलग बार्कलेस का अनुमान आया कि भारत की अर्थव्यवस्था 0 तक भी आ सकती है, 0.5 आ सकती है। तो अलग अलग एजेंसियां अलग अलग अनुमान दे रही हैं। मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? नहीं, मानना चाहिए, क्योंकि मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था जो आपने पूछा कि क्यों रहेगी अगर भारत की अर्थव्यवस्था के लिए इतना शाइनिंग स्टार का G20 में सबसे बेहतर कहा उन्होंने, सबसे बेहतर। और अगर भारत शाइनिंग स्टार रहेगा एक अंधेरे आकाश में, तो क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पर आशा डिमांड ड्रिवन है। यहाँ पर हम लोग जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसका जो इंजन है वो बहुत स्ट्रांग इंजन डिमांड है कि हम लोग इतनी बड़ी आबादी है 130-32 करोड़ की, वो जब जाके सामान खरीदते हैं तो वो अर्थव्यवस्था के लिए सबसे स्ट्रांग इंजन माना जाता है। और ऐसा माना जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था क्योंकि डिमांड ड्रिवन है तो सबसे ज्यादा उभर के और सबसे जल्दी उभर के वही सामने आएगी। तो ये मुझे लग रहा है कि आशा की किरण जो दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था उन सब डूबती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से सबसे ज्यादा। लेकिन उसके लिए जो रिजर्व बैंक को करना चाहिए, ऐसा क्या किया आज पॉइंट्स में? पहले तो हम ये समझा देते हैं अपने दर्शकों को शरद, बड़े आसान से शब्दों में, कि कौन कौन से फैसले आज सामने आए हैं आरबीआई? देखिए, 4 फैसले मुख्यतः किए रिजर्व बैंक ने। 4 अगर हम कैटेगरीज बनाए, और आरबीआई के गवर्नर जो शक्तिकांत दास है उन्होंने इन 4 कैटेगरीज का ऐलान भी किया। मतलब ये उन्हीं के वक्तव्य में से निकल के आया। पहला उन्होंने किया कि हम लिक्विडिटी बढ़ाएंगे। और जो सबसे मेन चीज है, देखिए आशा, अगर मैं बात करूं ना, मान लीजिए गाड़ी खड़ी हो गई है, इस समय सारी गाड़ियां खड़ी हैं, ज्यादातर तो चल नहीं रही हैं, कुछ गाड़ियां चल रही हैं। तो खड़ी गाड़ी बहुत दिन से खड़ी है, तो आपको अगर उसको स्टार्ट करना है तो क्या करेंगे? आप पहले चाबी उठाएंगे। बिना चाबी के अगर आप गाड़ी में पहुंच जाएंगे तो गाड़ी आप कुछ नहीं कर सकते, उसके अंदर भी नहीं घुस सकते, शायद अंदर घुस भी जाएं तो स्टार्ट नहीं कर सकते। तो अगर चाबी जो इस रुकी हुई गाड़ी की है वो लिक्विडिटी है। मतलब लिक्विडिटी का मतलब भी, मतलब लिक्विडिटी का मतलब पूंजी, लिक्विडिटी का मतलब है कि जो पैसा घूमता रहता है आपके पर्स में से मेरी पर्स में, आपकी जेब से मेरी जेब में, एक दूसरे में आदान प्रदान होता है। आप पैसा लेते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, कंपनी से एक दूसरे को पैसा देती है, तनख्वाह देती है, मतलब जो पैसे का सर्कुलेशन रहता है उसको हम लिक्विडिटी कहते हैं, हम आसान भाषा में समझे। तो पहला फोकस था लिक्विडिटी। दूसरा फोकस था रीफाइनेंसिंग।
तीसरा फोकस था, अगर हम उसको लेके चलें तो रीफाइनेंसिंग हो गया, लिक्विडिटी हो गया और रेगुलेटरी, मतलब उन्होंने रेगुलेटरी चेंजेस किए। तो देखिए हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे, देखिए बहुत आरबीआई की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मैं सुन के मुझे लग रहा था कि लोग सोचेंगे ये तो बहुत टेक्निकल है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये सब एलएएफ, एलसीआर और ये टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑप्शन, ये सब क्या चीजें हैं, ये हमें इससे क्या लेना देना। मैं समझता हूँ दर्शकों को ये बताना आशा ज्यादा जरूरी है कि ये आपको कैसे फायदा पहुंचाती है। तो हम उनको ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि आरबीआई जो है, जैसे हमारे आपके बैंक हैं, आप भी किसी बैंक से डील करते होंगे, मैं भी करता हूं, तो बैंकों का बैंक आरबीआई है, जिसको हम लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट करते हैं, मतलब अंतिम जो लेंडिंग करता है, आखिर में जो आपको पैसा उधार बैंक से मिलता है वो आता कहां से है, वो आखिर में रिजर्व बैंक की जेब से आता है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, आखिरी का जो साहूकार है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो हमें दर्शकों को समझना क्या है इसमें कि जो भी अनाउंसमेंट्स करी हैं रिजर्व बैंक ने, उसमें से ज्यादातर 90%, एक दो है वो मैं बाद में बात कर लूंगा, 90% आपको उसका अप्रत्यक्ष फायदा मिलेगा। मूल बात यह है कि उसका फायदा, रिजर्व बैंक की अनाउंसमेंट्स का फायदा बैंक को मिलेगा और बैंक आगे आपको फायदा पहुंचाएंगे। तो अगर लोग उसमें अपना कहीं फायदा ढूंढ रहे हैं, जितनी अनाउंसमेंट्स हुई, बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैंने देखा लिस्ट सर्कुलेट हो रही है आरबीआई की आज की अनाउंसमेंट्स, तो आप क्या करते हैं, आप उसमें ढूंढते हैं कि इसमें मेरे काम की क्या चीज है। तो आपके काम की चीज उसमें अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट टॉक से आएगी, मतलब बैंक को, हाँ, रेपो रेट की और आपका इशारा जैसे नहीं, मैं सभी चीजों का, रीफाइनेंसिंग का भी, अब जैसे उदाहरण के तौर पे रीफाइनेंसिंग उन्होंने कहा नाबार्ड और सिडबी और नेशनल हाउसिंग बैंक, इनको रीफाइनेंस, तो रीफाइनेंस का अर्थ होता है कि बैंक को उन संस्थाओं ने जो आगे लोन दिए हुए उन लोन्स के अगेंस्ट आप फिर से फाइनेंस करा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे भी लिक्विडिटी मतलब लिक्विडिटी जो है आशा, सारे ही अनाउंसमेंट जो मैं बहुत आम भाषा में समझने वाली हूं, बिल्कुल आप बिल्कुल, मैं चाह रहा हूं कि आप आम में ही समझे, क्योंकि बहुत टेक्निकल है वो, बहुत टेक्निकल। और खास बात ये है कि आप जब बात करते हैं तो वो बिल्कुल कॉमन, जो हम लास्ट कहते हैं, मैं उसी पे आना चाह रहा हूं, उसकी भाषा में बात करते हैं। और इसलिए आज हम शरद को लेकर यहाँ पर उपस्थित भी हुए हैं। तो जब लिक्विडिटी की आप बात कर रहे हैं शरद, रीफाइनेंस की बात कर रहे हैं, रेगुलेटरी कदमों की बात कर रहे हैं, तो पूंजी जो बाजार में आएगी, हम तो ये कहते हैं एक बड़ा चला हुआ सा एक वाक्य है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, तो लिक्विडिटी आएगी कहां से, मतलब पूंजी का आदान प्रदान कैसे होगा? क्या है कि अब सारी की सारी अर्थव्यवस्था आशा एक तरह से रुक गई है, लॉकडाउन है, सब लोग घरों में बंद हैं, दुकान से ठीक है आप अंडा दूध ब्रेड वगैरह खरीद रहे हैं, पर बेसिकली सारा काम रुका पड़ा है। तो इसको हम कहते हैं कि पैसा जम गया एक तरह से, जिसके पास जहां पर है, आप भी कम खर्च कर रहे होंगे, जो बहुत जरूरी है वो खर्च कर रहे हैं। तो इस पैसे जमे हुए को जब लॉकडाउन खुलेगा तो इसको पिघलाना पड़ेगा। पिघलाना मतलब, तो कौन शुरू करेगा उसको, शुरुआत कहां से होगी, कि कौन पहला पैसा खर्च करेगा, क्योंकि लोग अपना अपना लॉस भी असेस करेंगे, किसी की नौकरी जा चुकी होगी, किसी का बिजनेस बंद हो चुका होगा, किसी की सेल गिर चुकी होगी, किसी के कस्टमर्स, तो वो लॉस असेस करने के साथ क्या होगा कि पैसा वो छोड़ेगा नहीं मार्केट में। आप समझ रहे हैं कि पैसे का आदान प्रदान, जिसको आप कह रहे थे, वो आदान प्रदान करने में हिचकिचाहट होगी, बिल्कुल होगी। वो पहला कदम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इन कदमों से आएगा। और कहां से आएगा, आपके सवाल का मैं सीधा जवाब दूं, वो बैंकों से आएगा। सबसे पहले मैं उदाहरण लेता हूं, मान लीजिए एक बिजनेस चल रहा है और उसने लगा मेरे तो ग्राहक चले गए, अब मैं कैसे, मेरे सप्लायर्स मुझसे पेमेंट मांग रहे हैं, मैं कैसे अब काम करूंगा, तो वो क्या करेगा, सीधा बैंक के पास जाएगा कि साहब मुझे आप लोन दे दीजिए, क्योंकि मेरा मकान मालिक मांग रहा है, मेरे वेंडर्स मेरे से पैसा मांग रहे हैं, मेरे पास पैसा अब तो है नहीं क्योंकि मेरी कलेक्शन तो हुई नहीं, तो वो बैंक के पास जाएगा। अब बैंक के पास जाएगा तो बैंक अगर उसको सहूलियत देगा, आसानी से उसकी बात मान के उसको लोन दे देगा, तो एकदम से ये चक्का, इंजन जो है वो चल पड़ेगा। तो आपके सवाल का जवाब दो, तो आरबीआई के इन कदमों से बैंकों को आगे अपने ग्राहकों को लोन देने में आसानी हो जाएगी। जैसे मतलब जो लोन आपको पहले बहुत मुशक्कत से मिलता था, मुश्किल से मिलता था, वो लोन आपको आसानी, जैसे ही आपको लोन मिलेगा आशा, तो आप क्या करेंगे, अपने वो बिजनेस का उदाहरण जो मैंने लिया था, वो अपने वेंडर्स को पैसा देना शुरू कर देगा, वो अपने आदमियों को तनख्वाह देना शुरू कर देगा, जो भी उसकी जरूरतें। और जैसे ही जब आप समझते हैं जब पैसा जेबों में लोगों की पहुंचेगा तो आप सामान खरीदने पहुंच जाएंगे, जब आप सामान खरीदने पहुंचेंगे तो कंपनियां बनाना शुरू कर देंगी, तो एक चक्र जो रुका पड़ा है वो चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये नाबार्ड हो गया, सिर्फ जिनको पैसा देने की बात, सीधा सीधा बैंकों से, ये एक तो ये संस्थाएं किस तरीके से काम
काम करती हैं? देखिए ये संस्थाएं नाबार्ड लाभ आम सिडबी- आदमी को कैसे पहुंचता ये नाबार्ड सिडबी जो है ये दो तरीके से काम करती है। एक तो ये सीधा, नाबार्ड तो एग्रीकल्चर बैंकिंग को देखती है, तो ये सीधा सीधा किसानों को छोटी संस्थाओं के थ्रू किसानों तक पैसा पहुंचाती है। सिडबी जो है, जो एमएसएमईज हैं, जो छोटे मंझोले लघु व्यापार हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम जिसको हम बोलते हैं, उनको कुछ संस्थाओं के थ्रू सिडबी पैसा देती है, आगे लोन देती है। ऐसी नेशनल हाउसिंग बैंक है, वो जो घरों के लिए फाइनेंस करती हैं एजेंसीज, उनको पैसा देता है, तो डायरेक्ट भी करता है, उनको भी देता है। तो क्या करती है वो एजेंसीज, इनसे लोन लेती हैं। ये एजेंसीज आरबीआई से इनको बेनिफिट मिल रहा है रीफाइनेंस का, मतलब इन्होंने जो लोन छोटी संस्थाओं को दिए हुए हैं, उन लोन के अगेंस्ट आरबीआई इनको रीफाइनेंस कर देगा, तो क्या होगा, इनके पास पैसा बढ़ जाएगा, तो ये आगे संस्थाओं को पैसा ज्यादा बांटेंगी, वो संस्था आगे ग्राहकों को पैसा ज्यादा बांटने लग जाएंगी। तो लिक्विडिटी, फिर देखिए मैंने कहा कि लिक्विडिटी इन सभी के सभी स्टेप्स में, कुछ एक दो को छोड़ दिखाई के दे रही है। आप लिक्विडिटी को, अब लिक्विडिटी की हिंदी आप निकालिए कहीं से ढूंढ के, क्या होती है अगर हमारे कुछ पर, क्योंकि हमने उसको इतने खोल के समझाया है तो हमें हिंदी में बताने की जरूरत ही नहीं है कि आपका पैसे का आदान प्रदान आसान हो जाएगा। आपको मार्केट में जो पैसा इस टाइम दिख नहीं रहा है वो दिखने लग जाएगा। हाँ, वो पूंजी बाजार में डालने की बिल्कुल पूरी जरूरत है, तैयारी जो कि ये आज अनाउंसमेंट हुई है। ठीक है, अब रेगुलेटरी जो आपने थर्ड हाँ, रेगुलेटरी जो है वो शायद आम ग्राहकों को कुछ हद तक बेनिफिट करे। वो बेनिफिट ऐसे करे, आशा के अभी जो 3 महीने का मॉरेटोरियम हमने देखा कि जो ईएमआईज पे लगा दिया गया, हाउसिंग लोन लिया हो आपने, कार लोन लिया हो, कि 3 महीने ना दें तो चलेगा। हाँ, किसी भी प्रकार का, हालांकि वो टला नहीं, वो काटा नहीं गया, टल गया, आपकी अवधि बढ़ जाएगी लोन की, उससे टोटल टर्म बढ़। अब होता क्या है कि जब आप 3 महीने तक लोन नहीं देते तो बैंकों का एक नियम है, नियम यह है कि अगर आप लोन आपका नहीं आ रहा है वापसी, तो वो उसको एनपीए करार कर देते हैं, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब वो लोन अब खराब हो गया, बैड लोन हो गया, क्योंकि आपने 3 महीने तक पे नहीं किया। तो होता क्या है कि जब आप 90 डेज तक लोन नहीं देंगे तो वो एनपीए कैटेगरी में हो जाएगा। तो जब एनपीए नहीं होती तो उसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं, मतलब आपका लोन ठीक है, आप टाइम से वापस करते हैं, आप स्टैंडर्ड कैटेगरी में। जैसे ही आप डिफॉल्ट करते हैं 9 महीने, वैसे ही आपका वो डाउटफुल कैटेगरी में चला जाता है कि अब ये 3 महीने पैसा नहीं आया, मतलब कुछ गड़बड़ चल रही है भैया, इसको डाउटफुल में डाल डिफॉल्ट दो। के लिए कितना महीना दिया जाता है? 3 महीने। 3 महीने अगर आपने डिले किया है, वैसे तो कुछ लोन्स में तो 30 डेज के बाद ही हो जाता है। अच्छा। पर इस टाइप के जो लोन है वो 3 महीने 30 डेज के बाद वो डाउटफुल कैटेगरी में चला जाता है। तो रिजर्व बैंक ने आज बोला कि अगर आपका मॉरेटोरियम का फायदा उठा रहे हैं तो आपका लोन एनपीए में नहीं डाला जाएगा, आपको बैंक को उसको एनपीए में नहीं डालने दिया जाएगा, वो नॉर्मल स्टैंडर्ड कैटेगरी में ही रहेगा। और इसके अलावा और भी प्रोविजंस किए हैं जो मुझे लग रहा है दर्शकों के मतलब के ना हो कि उसके बैंक को 10% उसकी प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, वो खैर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, इसलिए मैं शरद बीच में आपको टोक रही हूँ कि जब हम मॉरेटोरियम की बात कर रहे हैं कि मानिए आपने 3 महीने नहीं दिया, आपके पास पैसा नहीं था, आपने सोचा चलिए सरकार ने तो छूट दे ही दी है तो फिर मैं आगे इसे चुका दूंगा क्योंकि 3 महीने मेरा और लोन बढ़ जाएगा। लेकिन ये 3 महीने यूं ही नहीं बढ़ेंगे शरद, क्या इसके लिए बैंक को कोई कागज देना पड़ेगा? इसका प्रावधान क्या है, तरीका क्या है ये अवेल करने का? कुछ बैंकों में आशा क्या हुआ है कि कुछ बैंकों ने तो स्वतः कर दिया है। अच्छा, कुछ सरकारी बैंक है, मतलब आपने नहीं भी अगर दी है तो वो 3 महीने तक, या आपका मान लीजिए पीडीसी पोस्ट डेटेड चेक लिए हुए हैं तो वो चेक को नहीं लगाएंगे। अच्छा। कुछ लोगों में ऑटोमेटिक डेबिट होती है कि आपके बैंक अकाउंट से अपने आप वो कट जाती है ईएमआई, तो कुछ बैंक तो उसको स्वतः नहीं करेंगे। कुछ बैंकों ने, बल्कि क्या मैं कहूंगा ज्यादातर बैंकों ने तो ये किया है कि आप अप्लाई करें बैंक को, आप बताएं बैंक को कि मैं इस मॉरेटोरियम का लाभ उठाना चाहता हूं या चाहती हूं, तब आपको बैंक वो फायदा पहुंचाएगा, अपने आप नहीं आएगा। तो बैंक को आपको फोन करके, एसएमएस करके, कुछ लोगों ने ऑनलाइन, कुछ बैंकों ने ऑनलाइन सुविधा दी है, आप जाके उनको बता दीजिए 1 मार्च और 31 मई के बीच में आपकी जो 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं। और यही नहीं आशा, कुछ बैंकों ने तो जिसमें एचडीएफसी, आईसीआईसीआई आता है, उन्होंने तो यहां तक कहा कि अगर आपकी मार्च की कट गई है, ऑलरेडी जा चुकी है क्योंकि अनाउंसमेंट तो 27 मार्च को आई थी आरबीआई, तो अगर कट चुकी है तो हम आपको वापस भी कर देंगे। अच्छा। जिससे कि आपको पूरे 3 महीने का जो मॉरेटोरियम का लाभ है वो पूरा का पूरा मिल सके। पर मैं आशा अपने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े दर्शक हैं उनसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप दे सकते हैं तो दे दीजिए। अच्छा, इसमें क्या हानि लाभ है? हानि लाभ ये है कि जो इंस्टॉलमेंट है वो कट नहीं रही है, टल रही है। ठीक है। तो टलने का मतलब ये होता है कि आपका मान लीजिए 5 साल का लोन था तो 5 साल 3 महीने का हो जाएगा।
कोई तो अतिरिक्त टैक्स तो नहीं है? नहीं, उस पे जो कंपाउंडेड इंटरेस्ट आता है, क्योंकि इंटरेस्ट तो लगता रहेगा। अच्छा। तो आपका जो समझ लीजिए इंस्टॉलमेंट, एक 5 साल का लोन था, 5 साल 3 महीने का हो गया, तो इसका मतलब लोन की अवधि बढ़ने से जो कंपाउंडेड इंटरेस्ट तो रोज चढ़ता रहता है। अच्छा। तो आपका वो लोन आपका महंगा हो जाएगा। तो इसलिए मेरी सलाह सबको यह है कि अगर आप दे सकते हैं, मतलब अगर आपको बहुत ज्यादा कैश फ्लो प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको कृपया जाने दीजिए, इसको दे दीजिए। हाँ। इसका फायदा ना ही उठाएं तो अच्छा है, वरना ये सिर्फ उन लोगों के लिए है आशा जिनको कैश फ्लो की प्रॉब्लम आ गई है, मतलब जिनके पैसे खत्म हो चुके हैं। ऐसा होता है ना कई बार, सैलरी आई ईएमआई दी, सैलरी आई ईएमआई दी, कमाई हुई, सेल हुई, ईएमआई दी, अब सैलरी तो आनी बंद हो गई कुछ लोगों की, कुछ लोगों की बंद हो गई, तो अब ईएमआई कहां से दे। मुझे लग रहा है उन लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए, बाकी सबको इसका लाभ नहीं उठाना। मतलब आप वो कह रहे हैं इंटरेस्ट पे जो टैक्स लगेगा वो इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट, अच्छा। जी हाँ, कंपाउंडेड, क्योंकि लंबी जितनी अवधि लंबी होती है उतना इंटरेस्ट ज्यादा लगता है, तो इसलिए आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, इंटरेस्ट को वेव कर देना चाहिए था कायदे से, पर अब जैसा है वैसा है। अब तो जो हालात हैं उनको, उसमें जो सबसे अच्छा हम निकाल सकते हैं वही निकालेंगे। एग्जैक्टली। अब क्योंकि हम रेगुलेटरी की बात कर रहे थे, और इसके बाद फोर्थ पॉइंट था, उसको हम कहते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस, WMA। ये आशा कुछ स्टेट्स के लिए होता है। जो राज्य, क्या होता है कि रिजर्व बैंक से राज्य भी बोरो करते हैं, तो जब राज्य बोरो करते हैं तो उनको भी उनकी बोरोइंग्स अपना प्लान करनी पड़ती है, तो उसमें छूट देके 60% कर दिया गया कि अब आप 60% तक उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। पहले वो 40-50% रहता था। ये मुझे लग रहा है कि हमारे जो आम कंज्यूमर्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि ये WMA कैटेगरी उन लोगों के लिए नहीं होती है। तो हमने डिस्कस किया लिक्विडिटी। हम लिक्विडिटी में अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या किया है, तो अगर जानकारी के लिए आप करना चाहते हैं, तो उसमें एक टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑप्शन होता है, जिसको TLTRO कहते हैं। तो टारगेटेड लॉन्ग टर्म ऑप्शन का मतलब होता है कि बैंक्स, देखिए जैसे हम और आप बैंकिंग करते हैं ना, ऐसे बैंकिंग करते हैं रिजर्व बैंक के साथ। बैंकों का बैंक वो है, हमारे आपका बैंक वो है जिन्हें हम देखते हैं। तो क्या होता है कि अब बैंक को भी डिपॉजिट रखना पड़ता है कई बार, मतलब बैंक के पास फालतू पैसा पड़ा है, तो वो क्या करेगा, वो जाके रिजर्व बैंक के पास रख देता है। तो उसको टारगेट, और अगर उसको बैंक से लेना हो तो वो रेपो रेट कहलाता है, उसको रिवर्स कहते हैं जब आप उसके पास जाते हैं और रिजर्व बैंक से आप तक आता है। तो रिजर्व बैंक ने क्या किया है कि उनका, अगर ग्राहक समझना चाहे, थोड़ा सा टेक्निकल है, आप अगर समझना चाहें तो हम बताएंगे जरूर। अगर आपके जानकारी में वृद्धि होती है, इससे आपको डायरेक्ट लाभ, मैंने कहा आपको अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। तो क्या होता है आशा कि जब आप रेपो करते हैं, मतलब रिपोजिटरी, जब आप रिजर्व बैंक बैंकों को पैसा उधार देता है, तो वो एक दिन के लिए शॉर्ट टर्म रेपो देता है। इन शॉर्ट टर्म एक दिन का रेपो बहुत सस्ता पैसा होता है, वो मतलब बैंकों को सुविधा होती है, बहुत सस्ते रेट पे आप लॉन्ग टर्म ऑप्शंस खरीद सकते हैं। तो उसको लॉन्ग टर्म बेनिफिट कर दिया गया, मतलब जो एक दिन के लिए आता है वो अब 1 साल या 3 साल के लिए सस्ते दर पे आप टारगेटेड लॉन्ग टर्म ऑप्शंस खरीद सकते हैं। किसके लिए? असली बात यह है, माइक्रो फाइनेंस के लिए। इसका मतलब जो बैंक छोटे छोटे लोन देते हैं, वो पैसा अब उनको आरबीआई से सस्ते दरों पे मिलेगा। अर्थ यह हुआ कि आप जब कुछ माइक्रो फाइनेंस बैंक से लेने जाएंगे, माइक्रो फाइनेंस होता है आशा, आपने देखा होगा गांव में 5,000, 10,000, 2,000, 3,000 कुछ कंपनीज होती हैं, कुछ बैंक्स होते हैं जो छोटे छोटे लोन्स देते हैं। तो उनको टारगेट करते हुए ये टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑप्शन दिया गया। साहब थोड़ा सा टेक्निकल है, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। हम ये कहेंगे, हम आपको मूलभूत ये बताएं कि आपको बैंक से सस्ता और आसान लोन मिलेगा, अगर मैं मंत्र के रूप में इसको बोलूं तो। और अब क्योंकि इतने सारी चीजें कर दी गई शरद, लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर इसका प्रभाव हमें कब तक देखने को मिलेगा? हाँ, ये आपने ये माने कि शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया आपने बात पूछी है, क्योंकि पीछे भी जब EMIs की अनाउंसमेंट 27 मार्च को हुई थी, तो क्या हुआ कि 1 हफ्ते तक, 10 दिन तक लोग मुंह बाय देखते रहे, कब इसका फायदा आएगा। हमारी तो EMI कट गई है बैंक से, अभी भी कट रही है, बैंक ने मांगना शुरू कर दिया है। ये बिल्कुल मुझे लग रहा है कि उस बात से सीख के रिजर्व बैंक और बैंक जो है आपस में, इसका फायदा आपको फौरन ही मंडे ट्यूसडे से ही देखने को मिल जाएगा। अच्छा। पर अभी सवाल तो यह है ना आशा कि अभी लॉकडाउन में आप बैंकों से क्या लोन लेने जा रहे हैं? ज्यादा जिसको $1 बिलियन क्वेश्चन, शायद उन जगहों पर जहां पर थोड़ी सी रियायत होगी, क्योंकि आप तो बंद है अपने अपने घरों में, तो आप बैंक के पास थोड़े ना जाएंगे लेने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा
उस टाइम आपको इसका फायदा दिखना शुरू हो जाएगा। पर अगर कोई पहले भी बैंक से संपर्क करना चाहता है तो आपको ये सुविधा अगले हफ्ते की शुरुआत से दिखनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। अब शरद, शेयर बाजार में हमने देखा कि जैसे ही ये बात सामने आई कि 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हमने 1000 अंकों की उछाल देख ली। अब शेयर बाजार में एक तो उसके बाद क्या स्थिति बनी जब ऐलान हो गया, एक वो, और दूसरा शेयर बाजार में जब ऐसे छोटे छोटे बेनिफिट्स होते हैं कम समय के लिए तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है? देखिए, शेयर बाजार क्या करता है कि शेयर बाजार उनको बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। मतलब बहुत जल्दी, कहते हैं ना, बुरा मान गए आप, तो बहुत जल्दी बुरा मान गए, अभी से बुरा मान गए, या बहुत जल्दी को अच्छा मना लेता है। छोटी सी बात कही तो शेयर बाजार साहब उस कैटेगरी का है, बहुत जल्दी बुरा मान जाता है किसी बात का, और बहुत जल्दी अच्छा भी मान जाता है, बहुत जल्दी मेरे फायदे की बात है ये भी मान जाता है। तो ये शेयर बाजार ने क्या हुआ, सुबह उम्मीद की, अब रिजर्व बैंक अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोरोना वायरस के लॉकडाउन में कर रहा है, तो लाजमी बात है कि कुछ अच्छी बातें ही लेके आएगा, फायदे की बात ही आएगी। जैसे ही शेयर बाजार को पता लगा आज रिजर्व बैंक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, फायदे की बात आने वाली है, उसमें आप 1100 पॉइंट का उछाल, 1100 पॉइंट का उछाल आ गया। जैसे ही अनाउंसमेंट होनी शुरू हुई तो एक अनाउंसमेंट आशा ये भी थी कि बैंक जो है 31 मार्च 2020 को जो साल खत्म हुआ है उसका डिविडेंड नहीं बांटेंगे। अभी डिविडेंड पे रोक लगा दी गई, उन अनाउंसमेंट्स में से एक ये भी थी। तो उन्होंने कहा कि ये तो बैंकों को अब जो है डिविडेंड नहीं बांटेंगे, तो जिन निवेशकों ने वहां निवेश किया हुआ है, जिन इन्वेस्टर्स, उनको तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, और प्लस बैंकों का प्रॉफिट भी हो सकता है कम हो जाए, क्योंकि रेट कम कर दिया गया है, तो लेंडिंग रेट भी कम होगा। इसको सोच के बाजार ने सोचा ये तो बहुत खबर अच्छी नहीं लग रही है। एक निफ्टी बैंक होता है, बैंक की एक निफ्टी इंडेक्स होती है, वो बैंकों के लिए होती है खाली, उसके नीचे आने से और भी कुछ क्षेत्रों में नीचे आने से उनको लगा, कई बार क्या होता है बाजार को आशा, एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा होती है कि ये आएगा, जब वो नहीं आता है तो बाजार ने एकदम प्रेशर आ जाता है, सेलिंग प्रेशर आ जाता है, तो सेल के बाद बाजार नीचे आ गया कुछ। क्योंकि बाजार चढ़ा सुबह इसलिए भी था, रिजर्व बैंक की वजह से तो चढ़ा ही था। अमेरिका और जो एशिया के बाजार थे वो रात को काफी अच्छा, ट्रंप साहब ने एक रिमार्क दिया था, हम इकोनॉमी को बहुत जल्दी खोलना चाहते हैं, भले ही अभी डेथ्स उनकी पीक पे 2500 रोज लोग मर रहे हैं वहां पर क्योंकि अमेरिका बहुत कैपिटलिस्ट ड्रिवन इकोनॉमी है, उनको लग रहा है बहुत जल्दी खोले, बेचैनी हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप कुछ कहने भी उनको बेचैनी होने वाली है कि हम खोल दे, रोज खोलने की बात करते हैं। तो खोलने की बात से बाजार को, तो डाउ जोन्स जो है अमेरिका का वो चढ़ा, और इधर एशिया के बाजार चढ़े, तो इस वजह से भी बाजार चढ़ा। तो बाजार का साथ ध्यान रखें कि बाजार जल्दी रिएक्ट करता है दोनों तरफ, अच्छाई में भी बुराई में भी। बिल्कुल, मुझे याद है पिछली बार भी आपने यही बात कही थी, जब ऐसे ही एक दिन में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलती शेयर बाजार में। एक चीज लेकिन जो आज कही शक्तिकांत दास ने, वो मैं आपके सामने कोट करती हूँ। उन्होंने कहा कि दुनिया बहुत बड़ी मंदी की ओर बढ़ रही है। अब जब मंदी की ओर, तो फिर एक चीज डराती है कि सीधा सीधा इसका मतलब नौकरियां जाएंगी, क्या होगा? जी हाँ, नौकरियां तो आशा, मैं अगर निराशावादी आप मुझे ना कहें तो नौकरियां तो जा चुकी हैं, और सिर्फ अमेरिका में 2 करोड़ 20 नौकरियां जा चुकी हैं। कैसे पता लगता है? क्योंकि अमेरिका में ये नियम होता है, जब नौकरी जाती है तो आप क्लेम फाइल कर सकते हैं कि मेरी नौकरी चली गई, मेरे पास काम नहीं है, वहां की सरकार ध्यान रखती है, आपको पैसा देती है जब तक आपकी नौकरी नहीं रहती। तो इतने क्लेम तो फाइल हो चुके हैं, 2 करोड़ 20। भारत की अगर बात करें तो भारत की तो, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है भारत में, तो CMIE का और कुछ अन्य एजेंसीज का जो डेटा आया है उसके हिसाब से 23% से ज्यादा इस समय बेरोजगारी की दर पहुंच चुकी है। इसका अर्थ यह हुआ कि करीब आशा, मैं एक अनुमान लगा रहा हूं, 12 से 13 करोड़ नौकरियां इस समय जा चुकी हैं, और इसमें से ज्यादातर लोग वो हैं जो कि छोटे लेवल का काम करते हैं, मतलब जिनकी तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं होती है, 10,000, 15,000, 8,000, 15-20 हज़ार तक उनकी तनख्वाह होती है। उन लोगों की, बहुत सारे लोगों की नौकरी जा चुकी है। और क्यों जा चुकी है? हालांकि प्रधानमंत्री जी और अलग अलग राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स, मुख्यमंत्री ये निवेदन करते रहे, कृपया अपने एम्प्लॉइज को ना निकाले, लेकिन निकाला जा रहा है, पर निकाला जा रहा है, इसलिए निकाला जा रहा है, वहां निकाला जा रहा है। हालांकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि इस बात को ख्याल रख के, खुद भी उनको ख्याल है, जिससे आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का एक इमोशनल रिलेशन भी होता है, और आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे आप नहीं निकालते। पर जिन कंपनीज की आशा, बिल्कुल इनकम सेल बंद हो गई है, जिनका रेवेन्यू बंद हो गया है, किराए चढ़ रहे हैं, बिजली का मिनिमम बिल चल रहा है, और भी बहुत सारे फिक्स खर्चे, उनको लग रहा है कि भाई तनख्वाह हम देंगे कहां से आकर? तो नौकरी पेशा की कमर टूटने वाली है कहूं शरद, क्योंकि अभी एक और उन्होंने आज फिगर दिया कि 13 से 32% तक गिरावट हमें देखने को मिलेगी। बिल्कुल देखने को मिलेगी। बिल्कुल मुझे लग रहा है कि नौकरी वालों के लिए, बिजनेस वालों के लिए, दोनों के लिए बहुत मुश्किल समय से आप इस समय गुजर रहे हैं। और हैरान मत होइएगा अगर कल को जब आप लॉकडाउन के बाद ऑफिस या अपने काम पर, फैक्ट्री, ऑफिस, जहां भी आप काम करते हैं, वापस जाएं और आपका HR डिपार्टमेंट या आपका एम्प्लॉयर आपसे बोले
कि या तो आप सैलरी कम ले लीजिए साहब, क्योंकि ये सैलरी अभी हम 2-3 तरह की, या तो कहेंगे सैलरी कम ले लीजिए, बाद में देखी जाएगी, बाद में देंगे आपको, या हो सकता है कि कम ही ले लीजिए, आप 30% कम ही ले लीजिए इस महीने की। या एक अमेरिका में टर्म होता है आशा, जिसको कहते हैं फरलो। फरलो का मतलब होता है कि 2 महीने के लिए आप लीव विदाउट पे चले जाइए, निकालते नहीं हम आपको, पर 2 महीने तक हमारे पास हमसे तनख्वाह मत मांगिएगा, हम आपको वापस बुला लेंगे बाद में, अगर हालात ठीक हो गए, अगर भी लगा दिया जाता है उसमें साथ में। या कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे पिंक स्लिप, जिसको बोलते हैं आपके जैकेट का कलर, कि ये पिंक स्लिप आप ले लीजिए। पिंक स्लिप का अर्थ है कि थैंक यू वेरी मच साहब, हम अब आपको अफोर्ड नहीं कर सकते, अब इतना काम ही नहीं बाकी है कि हम आपको रखें, आपको तनख्वाह दें। तो मुझे लग रहा है इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। और शरद, लेकिन ये भी बता दीजिए, जब तैयार रहना चाहिए तो फिर स्थितियां कब संभलेंगी? देखिए स्थिति आज अगर हम आरबीआई गवर्नर की ही बात पे ध्यान दें और आईएमएफ और अन्य एजेंसीज पे ध्यान दें, तो जो आने वाला साल है, मतलब जो 21-22 फाइनेंशियल ईयर है, अप्रैल से शुरू होता है, उसमें भारत की ग्रोथ की दर 7% से भी ऊपर बताई जा रही है। मतलब बिल्कुल स्प्रिंग की तरह वापस आएगा। तो इसलिए निराश मत होइएगा, कुछ समय के लिए मान के चल रहे हैं बिल्कुल 100% होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बिल्कुल शुरू में कहा कि भारत एक कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी है। ऐसा प्रेशर कुकर, जानकार ऐसी बातों पे हंसते हैं। मैं इसको ना प्रेशर कुकर के, आप प्रेशर कुकर होता है, उस पर आप ऊपर जब वेट रख देते हैं तो अंदर प्रेशर बनता रहता है, पर जैसे ही वो प्रेशर ज्यादा होता है तो एकदम से सीटी बच जाती है, वो प्रेशर निकलता है। वही से, क्योंकि आप जब डिमांड को सप्रेस करते हैं, आपको अब कुछ खरीदना है, मान लीजिए आपको एक जीन्स और लेनी है, तो आप नहीं खरीद पा रहे, आप चाहते, पैसे हैं आपके पास, पर आप नहीं ले रहे क्योंकि दुकानें बंद है। जब आप डिमांड को आर्टिफिशियली सप्रेस करते हैं लॉकडाउन की वजह से, तो जैसे ही मौका मिलता है वो डिमांड एकदम से निकल के आती है। और कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी में जो अर्थव्यवस्था डिमांड पर, मांग पर चलती है, वो बहुत जल्दी वापस आती है। इसलिए इंडिया भी और चाइना भी, जहां की आबादी ज्यादा है और जहां पर कंज्यूमर पर चलती है, वो बहुत जल्दी निकल के आएगी। मुझे इसमें कोई दो राय नहीं, 7 नहीं, मैं कहता हूं 5 भी अगर निकल के आ जाए तो 5 तो आज का स्तर है, 4.5-5% पे तो हम ग्रो ही कर रहे थे। कम से कम इस लेवल पे आप अगले साल अवश्य आ जाएंगे। तो इसलिए जिन लोगों की नौकरी जाती भी है, और मैं तो एक और सलाह देना चाहूंगा सबको, मैं एक और सलाह देना चाहूंगा, अगर मान लीजिए किसी की नौकरी चली जाती है, मैं समझता हूं उसकी जिंदगी में, ये मेरी अपनी पर्सनल सलाह है, अभी इसमें ना रिजर्व बैंक है, ना बार्कलेज है, ना आईएमएफ है, ना मूडीज है, मेरी अपनी सलाह है कि जिन लोगों की नौकरी जा रही है, हमारा देश में एक बहुत स्ट्रांग अपना काम करने का जुनून होता है। मैं समझता हूं जिनकी नौकरी जाती है वो जिंदगी में इसको एक मोड़ की तरह ले, और अगर आपको अपना कोई काम करने का, मैं क्योंकि स्टार्टअप गुरु नाम से भी जाना जाता हूं, मुझे कुछ मीडिया के अपना काम करने का आपको कोई मौका मिलता है, मैं समझता हूं इससे बढ़िया आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी नौकरी आपकी मर्जी से नहीं, आपको निकाल दिया गया। इसको आप कन्वर्ट करिए कुछ अपना शुरू करने का, हो सकता है कि आपकी जिंदगी में वो बदलाव हमेशा के लिए आ जाए। और थोड़ा कुछ सजेशन चाहिए तो शरद अपना ट्विटर हैंडल भी बता दीजिए। बिल्कुल, मेरा ट्विटर हैंडल @शरद कोहली है, बिल्कुल सीधा सीधा है। तो आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी करना हो, फेसबुक पे भी शरद कोहली नाम से आप कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप न्यूज़ 24 को आप भेज दें अपना सवाल, वो मुझ तक पहुंचा देंगे, खुद भी जवाब दे सकते हैं। और जरूर आप इसका निराश मत, मतलब हमारा कहने का मतलब था, नौकरी जाती है, कृपया निराश मत होइएगा, तनख्वाह भी कटती है, निराश मत होइएगा। पूरी की पूरी दुनिया, अंग्रेजी में कहावत होती है, वी आर ऑल राइडिंग द सेम बोट, एक ही नौका में सारी दुनिया इस समय सवार है। और मुझे हैरानी हुई जब सबसे अमीर देश अमेरिका, आशा, अमेरिका में मैंने सड़कों पर लोगों को, जो हम नॉर्मली विकसित देशों में, विकासशील देशों में देखते थे, सड़कों पे लोग बैठे हैं, भीख मांग रहे हैं, खाने को नहीं है। और मैंने यूके में देखा कि जहां पूरे पूरे दिन घरों में चूल्हा नहीं जला, वो देश जो 70 देशों पे राज करता था, जो डेवलप यूनाइटेड किंगडम, लंदन की बात कर रहा हूं, वहां पर मैंने लोगों को देखा, बताया, वो कह रहे थे जी कल से चूल्हा नहीं जला है, हमने कुछ खाया। ये बात और है, वो लोग चूल्हा जलाते भी कम है, बाहर जाके ज्यादा खाते हैं, पर उनके पास पैसे ही नहीं है अपना कमाने के और खाने के लिए कुछ खरीद लाएं। तो हमारा देश, मैं समझता हूं उससे बहुत अच्छा है, यहाँ कोई खाने की कमी नहीं है, जरा जगह जगह लंगर खुले हुए, एनजीओ काम कर रहे हैं, सरकारें खाना बांट रही हैं। 7 करोड़ 75 लाख टन का हमारा फूड कॉर्पोरेशन में भंडार है, जो कि आपको भूखा नहीं रहने देगा। कोई भूखा रह रहा है, मैं समझता हूं उसको संपर्क करना चाहिए अपने एरिया के एमएलए, एमपी, सरकार, सिविक एजेंसी, किसी से भी, और उसको खाना मिल जाएगा। पर उन देशों में मैंने आंखों से देखा इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल पे कि उनके पास खाने को नहीं है। उनके घर में, जो हम कहते थे ना यहाँ पर कि चूल्हा जलेगा घर में, आप सोचिए जहाँ चूल्हा वैसे भी नहीं जलता है, वो लोग घर में कम खाना बनाते हैं, बाहर जाके ज़्यादा खाते हैं। वहाँ पर मैंने देखा उनके पास पैसे नहीं है खाना खरीद के खाने के भी। देखिए, तो जान है तो जहान है, और इसलिए इस वक्त ज़रूरी ये है कि जो भी नियम
लॉकडाउन के हैं उसका पालन कीजिए, घर पर रहिए और घर पर रहते रहते आपके लिए हर एक जानकारी हम लेकर हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल मैं पूरी उम्मीद करती हूँ जितनी सरल भाषा में शरद ने समझाया है आप बिल्कुल समझ गए होंगे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का लबोलुआब क्या था, शक्तिकांत दास क्या कह रहे थे, क्या पैरामीटर्स लेकर के सामने आए थे, कैसे देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा इसके माध्यम से। शुक्रिया शरद आपका। थैंक यू सो मच। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जो उन्होंने अनाउंसमेंट्स करी हैं जो बहुत टेक्निकल थी, मैंने उन पे तवज्जो नहीं दिया, आपके काम की भी इतनी नहीं थी। जो आपके काम की थी मैंने उसी पे बोला, कुछ अगर रह गई होंगी तो वो आपके इतने काम की नहीं होंगी। कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, अगली बार शरद जब मिलेंगे तो जरूर आपके सवालों का जवाब उनसे लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम दोनों के साथ बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए न्यूज़ 24 के साथ लगातार बने रहिए। नमस्कार। थैंक यू।